फिजिक्स का फंडामेंटल चैप्टर कहते हैं इसे। आपका नाम स्कूल में आदित्य है, आपकी मम्मी आपको राजा बेटा बोलती हैं, पिताजी हैं आपके वो आपको गुलू बोलते हैं, दोस्त जो हैं आपको कमीने बोलते हैं, जो कि आप शायद नहीं हो। दैट इज़ नज़रिया ओपी। भी देखे होंगे बहुत सारे बच्चे, हम जानते हैं ना जी, हम भी बच्चे हैं। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने कंसिडर करेंगे D1 के नाम से। ये क्या है? D1 वहीं पे यहाँ पे डिस्टेंस 2 है, ठीक है। D मतलब डिस्टेंस, इसको कवर करने के लिए हमारा जो टाइम लग रहा है वो T1 लगता है, D2 को डिस्टेंस को, ठीक है। तो ये होता है, क्या होता है, D1 D2 D1 D2 T3। हेलो एवरीवन, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत कुमार आज फिर से लेकर आ गया हूँ आपके लिए क्लास 9th के लिए फ़िज़िक्स का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जो है मोशन। फ़िज़िक्स का फंडामेंटल चैप्टर कहते हैं इसे। अगर ये चैप्टर नहीं समझ आया तो आगे के कुछ चैप्टर्स नहीं समझ आने वाले। जैसे कि मोशन से ही को रिलेटेड है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। मोशन से ही हमारा जीवन चल रहा है, डे टू डे लाइफ चल रहा है। जहाँ भी आप देखो वहाँ मोशन हो रहा है। तो मोशन का डिफिनेशन सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो definition of motion: a body is said to be in motion when it changes its position with respect to time। मैं यहाँ पे टाइम क्यों बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, मैं यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में क्यों बोल रहा हूँ कि किसी बॉडी के मोशन होने के क्राइटेरिया रिस्पेक्ट टू टाइम। गुड, कैसे? तो एक बॉडी तभी मोशन में कंसिडर किया जा सकता है जब वो टाइम के प्रोपोर्शनल वो अपना पोजीशन चेंज करता हो। समझ में आया? जैसे 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 टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पोजीशन चेंज हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है किसी भी बॉडी में, दैट इज़ इन द मोशन। समझे? मोशन इज रिलेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर्स। हम कैसे कह सकते हैं कि एक बॉडी मोशन में है या नहीं? तो उसके लिए एक ऑब्जर्वर होता है जो कि मैंने आपको बोला रेफरेंस पॉइंट। इसी को हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है गट्टू का, वैसे ही जैसे कि आप हो, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका नाम स्कूल में आदित्य है, आपकी मम्मी आपको राजा बेटा बोलती है, आपका जो पिताजी हैं आपके वो आपको गुल बोलते हैं, एंड आपके दोस्त जो हैं आपको कमीने बोलते हैं, जो कि आप शायद नहीं हो, ठीक है। तो ये चारों व्यक्ति आपको चार नाम से बोलते हैं, लेकिन आप हो कौन? आप इंडिविजुअली एक स्टूडेंट हो जिसका रजिस्टर्ड नेम आदित्य ही है। वैसे ही मोशन का भी रजिस्टर्ड नेम मोशन ही है, लेकिन इसे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग नामों से जानते हैं। नहीं समझ आया? देखिए, फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ पर्सन मूविंग इन ट्रेन प्लेटफॉर्म इज इन मोशन। एक व्यक्ति के लिए, अगर एक व्यक्ति ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है और वो खिड़की से देख रहा है तो उसे जो प्लेटफॉर्म है, बाहर अगर प्लेटफॉर्म है तो वो देखता क्या है कि प्लेटफॉर्म मोशन में है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जो पर्सन होता है वो होता है किस चीज़ में? मोशन में। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ बिकॉज़ मैं उस व्यक्ति को प्लेटफॉर्म पर स्टैंड होके देख रहा हूँ। यहाँ पे इस तीनों लाइन को अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, फॉर अ पर्सन मूविंग इन ट्रेन प्लेटफॉर्म इज इन मोशन, ठीक है। बट फॉर अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इट इज एट रेस्ट, ओके। ये अगर एक व्यक्ति ट्रेन के अंदर है, खिड़की से देख रहा है कि प्लेटफॉर्म मोशन में है, लेकिन वो ट्रेन मोशन में है। ऐसा किससे लग रहा है? ऐसा उसे लग रहा है जो व्यक्ति स्टैंड कर रहा है प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। उसे लग क्या रहा है कि प्लेटफॉर्म जो है वो रेस्ट पे, वो तो एक्चुअली है, ठीक है। तो
ऐसा हो रहा है, ठीक है। प्लेटफॉर्म इज़ ओनली वन, देखो प्लेटफॉर्म भी एक है, ट्रेन भी एक है, यहाँ पे आदमी दो है, एक को लग रहा है कि रेस्ट में, एक को लग रहा है कि मोशन में है। तो यहाँ पे पूरा डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। प्लेटफॉर्म इज़ ओनली वन, ट्रेन इज़ ओनली वन, बट डिफरेंट ऑब्जर्वर्स व्यू इट डिफरेंटली, दैट इज़ नज़रिया ओपी। ये सब नज़रिए का खेल है, ये सब रेफरेंस पॉइंट का खेल है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है वो आपको पता होगा, आई होप, ठीक है। अब है अ बॉडी इज सेड टू बी इन, कब हम एक बॉडी को कह सकते हैं कि वो बॉडी क्या है, वो बॉडी रेस्ट में है या फिर वो बॉडी मोशन में, राइट। तो कब कह सकते कि एक बॉडी रेस्ट में है, व्हेन इट डजंट चेंज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने देखा मोशन के डेफिनेशन में कि व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो मोशन में है, कहलाएगा कि वो मोशन में है। लेकिन व्हेन इट डजंट चेंज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो रेस्ट में है। जैसे कि ये ग्राफ शो कर रहा है, ये ग्राफ इधर और ये टाइम को शो कर रहा है, जो हमारा एक्स एक्सिस है वो टाइम को शो कर रहा है। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है ये मत पूछना, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे स्टैंड आउट कर रही है और पोजीशन जो है वो वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो टाइम है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। टाइम धीरे धीरे आगे की ओर, टाइम कभी रुकता नहीं है, ठीक है, ये सबको पता है। तो टाइम आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जो ये बॉडी है, समझिए ये बॉडी का कंडीशन है, बॉडी भी रेस्ट में ही है। अगर ये मोशन में होती तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता, मतलब ये हमेशा यूनिफॉर्म होता, या फिर कैसे भी होता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे बस इतना ही जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब जानते हैं कि कब हम कह सकते हैं कि एक बॉडी जो है वो मोशन में है, ठीक है, कब कह सकते हैं। तो व्हेन इट डज चेंज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे इट का क्या मतलब है, इट का मतलब क्या है, इट का मतलब है बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब एक बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता हो रिस्पेक्ट टू टाइम, हमेशा रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या मैं बोल दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कैसे आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है चैप्टर को अच्छे से। देखो रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब होता है कि नॉर्मली टाइम कभी रुकता नहीं है, तो किसी भी मोशन या रेस्ट को कंसिडर करेंगे रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम आगे बढ़ ही नहीं रहा है तो कैसे हम कह सकते हैं कि आप मोशन में हैं या रेस्ट में हैं। जैसे कि पहले पुराने वाले बालबीर में होता था क्या, बालबीर देखे होंगे बहुत सारे बच्चे, हम जानते हैं ना जी, हम भी बच्चे हैं। तो वहाँ पे जो अ, एक मैजिकल पावर होता है वो अ, दुनिया को रोक देता है, ठीक है, दुनिया को रोक देता है, और बस वही मोशन कर रहा है और टाइम रुक गया, सब कुछ रुक गया। तो वैसे में क्या, सब रुक जाता था, सभी स्टैचू की तरह हो जाते थे, तो वो ना ही मोशन कर पाते थे। और वो रेस्ट में तभी हम बोलेंगे जब टाइम चल रहा हो, टाइम तो चल नहीं रहा है, तो हम उन्हें रेस्ट में भी नहीं बोलेंगे। हालांकि उस सीरियल है तो हम रेस्ट में बोलेंगे क्योंकि हमें वैसा दिखाया जा रहा है, लेकिन वो ना ही रेस्ट में और ना ही मोशन में, क्योंकि टाइम रुक गया है, ठीक है। अगर आपको ऐसा पावर मिले तो क्या आप ऐसे करके क्या करोगे, कमेंट में बताओ, टाइम रोक के क्या करोगे, ठीक है, छोड़ो वो सब। तो यहाँ पे टाइम मैंने आपको बताया, टाइम, ठीक है। वाई वाई एक्सिस पे पोजीशन है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, और यहाँ पे हमारा बॉडी का कंडीशन है, ये हमेशा ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब हमारा जो बॉडी है वो मोशन में है, ठीक है।
समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। अब पढ़ेंगे व्हाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने आपको समझाया भी, और ये भी कि हमेशा हमने देखा मोशन में भी रिस्पेक्ट टू टाइम, रेस्ट में भी रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ ही हमेशा क्यों होता है? क्योंकि समय सबको एक नज़र से देखता है। देखिए, समय के लिए सब एक है, ये नहीं कि भेदभाव करेगा, आपको रेस्ट में रख देगा, आपके दोस्तों को मोशन में रख देगा, तो आपका टाइम कम जाएगा ना जी। 24 घंटा आपको भी मिलते हैं, आपके दोस्त को भी 24 घंटा मिलते हैं, तो सेम टाइम मिलता है ना दोनों को एक दिन में। तो जो समय होता है वो सबको एक नज़र से देखता है। मैं समय हूँ। कुछ याद आया? महाभारत नहीं याद है क्योंकि नहीं देखे हो, अच्छी चीज़ आप लोग देखते नहीं हो। आप लोगों को इंटरेस्ट है एनीमे देखने में, वेब सीरीज देखने में, है ना? छोड़ो। टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के कुछ टाइप होते हैं। क्या क्या होते हैं जी? मोशन के 3 टाइप के बारे में डिस्कस किए हैं हम लोग, ठीक है। 9th वाले डिस्कस किए हैं आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में। एक होता है लीनियर मोशन, एक होता है सर्कुलेटरी मोशन, एक होता है ऑसिलेटरी मोशन। बेसिकली ये सारे पब्लिकेशन वाले बुक में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो पढ़ेंगे। लीनियर मोशन क्या होता है? ये 1 डायमेंशनल मोशन होता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे 1 डायमेंशनल मोशन होता है लीनियर मोशन। आप अपने भैया को देखते होंगे फिजिक्स पढ़ते हुए, जो जेई या नीट का तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ वो लोग 2D मोशन, 1D मोशन ऐसे पढ़ते हैं ना। तो वो क्या होता है कि लीनियर मोशन होता है, जो कि 1 डायमेंशनल मोशन होता है स्ट्रेट लाइन की तरफ। लीनियर मोशन में क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन होता है। आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। हल्का सा इसके थिकनेस को बढ़ाते हैं, है ना? ठीक है। उसके बाद ब्लैक ले लेते हैं, पेंसिल ले लें, ठीक है। चलो, लीनियर मोशन में होता है कि कोई भी एक बॉडी जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करके कहीं पे मतलब आगे बढ़ रहा है, मोशन कर रहा है। एक बॉडी जो कि स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, जो कि स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रही होती है, एंड उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन से ही समझ आ रहा है लाइन, लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन। जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मोशन करे, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन, एंड इट इज़ 1 डायमेंशनल मोशन। सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है? सर्कुलेटरी मोशन होता है कि द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। जैसे कि सर्कुलेटरी मोशन ये होता है कि एक सर्कुलर पाथ पे मोशन हो रहा है, एक सर्कुलर पाथ दिया हुआ है और उसी पे कोई मोशन कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सर्कुलेटरी मोशन, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं सर्कुलेटरी मोशन का एग्जांपल क्या दे सकते हैं आपको। हाँ, सर्कुलेटरी मोशन का एग्जांपल दे सकते हैं कि सन है और सन के चारों तरफ प्लानेट क्या कर रहा है? सन का रेवोल्यूशन कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। तो जो वो चक्कर काट रहे हैं वो एक ऑर्बिट पे काट रहे हैं, जो कि ऑर्बिट जो है वो क्या है? सर्कुलर पाथ है। तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? उसी को बोलेंगे सर्कुलेटरी मोशन। अब है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी फॉलोइंग टू एंड फ्रो पाथ। टू एंड फ्रो पाथ, यही यही जो वर्ड है ना, ये पूरा डिफाइन कर देता है। क्लास 8 में भी पढ़े हो आप लोग, 7 में भी पढ़े हो। टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है कि पेंडुलम का एग्जांपल लेकर पढ़े होंगे, ठीक है। पेंडुलम का एग्जांपल 8 और 7 में, कि एक पेंडुलम है, इसको जितना इस तरफ खींचेंगे उतना ही इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये एक ही पाथ पे है, ठीक है, ये एक ही पाथ से अटैच है और आप इसे मोशन करा रहे हो इधर और इधर, ठीक है। तो ये
सब हो रहा है एक ही पाथ से, उसी को बोलते हैं टू एंड फ्रो पाथ, ठीक है। ऐसा अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो दैट इज कंसिडर इन ऑसिलेटरी मोशन। अब हम लोग जानेंगे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये जो टॉपिक है, डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आपका हाफ ईयरली हो या फिर आपका एनुअल हो, ठीक है। ऐसा आता है बहुत बार क्वेश्चन आता है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड 3 मार्क्स 4 मार्क्स का दे, जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो उतना पॉइंट आपको मेंशन करना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका मार्क्स एक भी मार्क्स ना कटे तो। देखिए, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी व्हाइल मूविंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ये क्या है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का एक लेंथ है, उसे डिस्टेंस कहते हैं। एक्चुअली हमने यहाँ पे सारा सेंटेंस को फ्रेम आउट किया है, तो इसलिए किया है कि आपके आंसर राइटिंग इम्प्रूव हो सके, ठीक है। तो बेसिकली डिस्टेंस में एक वन वर्ड अगर इसके लिए बोले तो इसके लिए वन वर्ड होगा एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है। एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस का मतलब ही होता है कि एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम अ इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये एक पोजीशन है, यहाँ पे एक पोजीशन है, और इसके बीच की जो दूरी है, देखिए एग्जांपल देते हैं, ये आपका क्या है? घर है ना, मान लो ना, क्या जाता है, और ये आपका स्कूल का बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग बहुत अच्छा है, कोई हंसेगा नहीं, ठीक है। ये आपके घर से यहाँ से ऐसे रास्ता है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, एंड यहाँ से हाजीपुर होते हुए ये आप गए अपने स्कूल। तो ये है आपका रास्ता आपके घर से आपके स्कूल तक का। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो रास्ता है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये एक्चुअल लेंथ ऑफ रोड है, ठीक है। ये रोड का एक्चुअल लेंथ है, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस। लेकिन यहीं पे अगर हम कह दें कि आपके घर से आपके स्कूल का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? देखो, मैं अगर कहूँ कि आपके घर से आपके स्कूल का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर देखो, ये तो यहाँ पे दो रास्ता कंसिडर कर लो, आपके घर से आपके स्कूल के बीच में दो रास्ता है। एक आपके घर से स्कूल तक का स्ट्रेट पाथ है, ठीक है, और एक है जो कि रोड है, ठीक है। आपने ऑटो पकड़ा स्कूल जाने के लिए, ऑटो वाले भैया इस वाले रोड से ले जा रहे हैं आपको, जो लेंदे वाला है, क्योंकि उनका ज़्यादा क्या बन सके, पेमेंट बन सके। और ये है शॉर्टकट रास्ता, जहाँ से गाड़ी जाती ही नहीं है ना, तो ले कैसे देंगे ऑटो वाले भैया? यहाँ से आप पैदल जा सकते हो। यहाँ बीच में बहुत कुछ कुछ है, कोई बिल्डिंग है, तो आप सीधा सीधा तो जा नहीं सकते हो ना। इसलिए यहाँ पे क्या है, मैं आपको समझाता हूँ एक बार फिर। यहाँ से जो जो एक्चुअल लेंथ होता है, ठीक है, आपके घर से आपके स्कूल का, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। एंड जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है आपके घर से आपके स्कूल तक का, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इतना आपको बहुत ही टाइम दे दिया इस टॉपिक पे, आपको पहले से भी ऐसे पता होगा, ठीक है। ठीक है, ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि उसे आप माप सकते हो। देखो, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का कंसेप्ट पहले जान के आओ, ठीक है, ये सब आपको पता होगा।
तो जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये सब बहुत ही रटने वाला चीज़ है, आप लोग रट के भी आए हो, और थोड़ा बहुत समझने वाला चीज़ है जो कि आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी जो कि फिजिकल क्वांटिटी है आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दैट इज डिस्टेंस मेजर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंडिंग ऑन रेफरेंस पॉइंट। देखो डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जो डिस्टेंस होता है ना, जैसे कि यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, और इसके बीच में डिस्टेंस है जो कि आप ट्रेवल करके जा रहे हो। तो ये डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है। हम ये नहीं बोल सकते कि -2 किलोमीटर चलें, हाँ, हम हमेशा बोलेंगे कि 2 किलोमीटर चलें, ठीक है। वहीं पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एक्चुअल लेंथ है, ये पहला पॉइंट क्लियर हो रहा है, और स्केलर क्वांटिटी हम इसे 2 किलोमीटर में माप सकते हैं। वैसे डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब हम इसे बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड विथ डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, सॉरी, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। हम बोलेंगे कि आपका जो घर है उसके ईस्ट में है आपका स्कूल, आपके घर से आपका स्कूल जो है वो ईस्ट में है, और तब ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। उधर तो ये होता है डिस्टेंस और ये होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, और डिस्टेंस जो है ना वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर किसी भी दो पॉइंट में अगर हम पास पास भी पॉइंट बना देना, या फिर कितना भी पास, तो उसके बीच में एक जो डिस्टेंस होगा वो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा उसका। अगर वो एक ही पॉइंट है तो उसका कोई डिस्टेंस ही नहीं होगा, समझ रहे हो। कोई भी डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट अगर हो तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। जैसे कि आगे की तरफ आपका स्कूल है और पीछे की तरफ आपका घर है और आप बीच में हो, तो अगर आप पीछे की तरफ जा रहे हो तो आपका माइनस माइनस में आ जाएगा आंसर, है ना। और अगर आप वहीं पे आगे जा रहे हो, आप अपने स्कूल जा रहे हो, तो वो पॉजिटिव आंसर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो। ऐसे भी होता है कि अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो पॉजिटिव, ठीक है। आप वहीं पे पीछे जा रहे हो तो निगेटिव, माइनस होते जा रहा है, रिडक्शन ऑफ योर नॉलेज होते जा रहा है। अगर आप पीछे जा रहे हो, आगे जा रहे हो तो आप अपने नॉलेज को गेन कर रहे हो, आपके माइंड में सब प्लस हो रहा है, और पीछे जा रहे हो तो माइनस हो रहा है। तो ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर। ये ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, आपको समझ आया होगा, ठीक है। वैसे वैसे फोर्थ पॉइंट में हमारा है, फोर्थ पॉइंट में क्या है कि द टोटल सॉरी द टोटल डिस्टेंस covered equals to the algebraic sum of all the distance traveled in a different direction। किसी भी हमने बताया, क्या बताया कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, यहाँ के बीच का जो भी डिस्टेंस है ऊपर नीचे ऐसे वैसे, तो कैसे भी डिस्टेंस हो सकता है। तो यहाँ पे ये सारे जो पाथ मैंने बनाए, ये सारे पाथ का एक्चुअल डिस्टेंस को अगर मेजर करते हैं तो वो डिस्टेंस देता है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डिफरेंट डायरेक्शन। सारे डायरेक्शन देखो, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने बनाया था, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे पहले मैं गया नॉर्थ, उसके बाद गया साउथ, उसके बाद गया ईस्ट, उसके बाद गया वेस्ट, सॉरी वेस्ट तो इधर हो जाता है ना, उसके ईस्ट के बाद नॉर्थ गया, फिर वेस्ट में आ गया इस पॉइंट पर। तो अगर इस पाथ का डिस्टेंस निकालना हो तो हम पहले इस वाले जो कि ईस्ट में जा रहे हैं इसको, फिर नॉर्थ में जा रहा है इसको, फिर साउथ में जा रहा है उसको, फिर ईस्ट में जा रहा है, फिर नॉर्थ में जा रहा है, फिर वेस्ट में जा रहा है। ये सारे इतना पॉइंट देखो यहाँ पे,
यहाँ पे देखो, क्या देखो, यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। यहाँ से मान लो, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर, यहाँ से नीचे तक, यहाँ से नीचे तक देखो, यहाँ से नीचे तक मान लो 4 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक मान लो 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक मान लो 3, और यहाँ से यहाँ फिर मान लो 1। तो अगर हम 1 किलोमीटर, ठीक है, अगर इस सारे डिस्टेंस को अगर हम जोड़ते हैं, इस सारे को जोड़ते हैं, तब हमें डिस्टेंस मिलेगा 1 1 2 2 2 4 4 4 8 8 3 8 3 11 11 1 12। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो घर है और स्कूल है वो कितना, उसके बीच में डिस्टेंस है, वो है 12 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है? 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। CBSE वाले को हिंदी नहीं आती है, आपको आती है हिंदी में गिनती? तो बताइए, 69, 79, 89 और 59, ये क्या होता है? पहले आप कमेंट करो। 59 कितने को कैसे लिखते हैं? 69 कितने को लिखते हैं? 59, पहले 59, उसके बाद 69 लिखना, फिर 89 लिखो, ठीक है? ये तीनों को लिखो, पहले 59, फिर 69 और फिर 89। देखते हैं हम भी आपको हिंदी में गिनती आती है या नहीं। और वही फोर्थ पॉइंट भी डिस्प्लेसमेंट में है। द नीड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, समझ गए होंगे, क्योंकि उतना देर जो लेक्चर दे रहे थे हम उसी पे दे रहे थे, समझे? देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का 2 और पॉइंट है। मान लो 5 मार्क्स का भी आ जाता है कभी कभी डिफरेंस, तो 5 पॉइंट लिख देना। 6 पॉइंट इसलिए कि 1 पॉइंट अगर आप भूल भी जाते हो तो चलेगा, ठीक है? यहाँ पे जो 5वां पॉइंट है, देयर इज ऑलवेज डिस्टेंस कवर्ड व्हेनेवर देयर इज मोशन। अगर एक बॉडी अगर मोशन में है तभी हम उसका डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। अगर कोई बॉडी क्या है, मोशन में है, तभी वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर वो बॉडी मोशन में नहीं है, रेस्ट में, अगर वो बॉडी इसी पॉइंट पे रह जा रहा है, उस समय से इसी पॉइंट पे रह जा रहा है, तो क्या वो कभी डिस्टेंस कवर कर पाएगा? क्या वो तो रेस्ट में है, मोशन तो हो ही नहीं रहा, तो डिस्टेंस नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है। वैसे डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो इफ द बॉडी कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। देखिए, यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ पे आपका घर है, यहाँ पे स्कूल है। आप क्या किए कि स्कूल गए, ठीक है? स्कूल जाते ही रात बीच में ही आप बारिश के पानी के कारण गिर जाते हो, तो स्कूल वाले बोलते हैं कि भाई आप फिर घर चले जाओ, तो आप फिर घर आ जाते हो, ठीक है? तो आप जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट किए थे, यहाँ पर आप जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट किए थे, सॉरी, यहाँ पे जिस पॉइंट से आप चलना स्टार्ट किए थे उसी पॉइंट पे आप फिर आ गए हो, ठीक है? जिस पॉइंट से आप चलना स्टार्ट किए थे उसी पॉइंट पे आप फिर पहुंच गए हो। तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है? अब है स्पीड एंड एक यूनिट भी, सॉरी यूनिट। तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। बोलते हैं ना कि कितना मीटर चले हो, किलोमीटर में भी पूछते हैं, तो जो यूनिट होता है सिंपली जो SI यूनिट होता है, जैसे बोलते हैं हम लोग, वो होता है डिस्टेंस का मीटर। डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट भी मीटर होता है, ठीक है? अब जानेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। स्पीड जो होता है वो कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम होता है। अब हम स्पीड और वेलोसिटी कंसिडर कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से आ रहे हैं, और जितना टाइम हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दिया है उतना टाइम इसमें हम नहीं देंगे, ठीक है? तो स्पीड एंड वेलोसिटी होता है, स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। इसका सिंपली मैथमेटिकल वे में अगर हम बोले तो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, D/T। हमने ये जाना है, पहले से भी पता है कि अगर किसी भी बॉडी का स्पीड निकालना है तो उस
दो बॉडी के बीच में डिस्टेंस क्या है और कितना टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ जाने के लिए, वो टाइम तो हम कर देते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम गिव्स अस व्हाट, गिव्स अस स्पीड। ओके, वेलोसिटी में हम लोग क्या जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पर यूनिट टाइम। स्पीड में होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट सॉरी वेलोसिटी में होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो ये सब पता है तुमको, ठीक है। तो स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड जो होता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी इसलिए होता है ना जी क्योंकि इसमें डिस्टेंस आ रहा है, और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी, इसलिए स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी। वैसे ही जो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हमारा जो वेलोसिटी है वो भी वेक्टर क्वांटिटी। इतना आसान है, हर एक टॉपिक एक दूसरे से को रिलेटेड है। अगर आपने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझ लिया, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा टाइम दिया था। अगर आप वो दोनों समझ गए हो तो स्पीड एंड वेलोसिटी भी समझ गए होंगे। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब थर्ड पॉइंट, स्पीड एंड वेलोसिटी का थर्ड पॉइंट क्या है कि द एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो। और जो स्पीड होता है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर कोई एक बॉडी डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगर कोई एक बॉडी मोशन में है तो वो उसका स्पीड कोई ना कोई वैल्यू होगा। लेकिन वहीं पे अगर कह रहे हैं कि किसी भी बॉडी का स्पीड जीरो है, इट मीन्स वो स्पीड अगर जीरो है तो वो बॉडी मोशन में है ही नहीं, वो रेस्ट में है, ठीक है। तो अगर रेस्ट ऑब्जेक्ट का हम लोग स्पीड क्यों फाइंड आउट करेंगे, वो तो जीरो है ही वैसे भी, ठीक है। वैसे थर्ड पॉइंट वेलोसिटी का है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो, ठीक है। वेलोसिटी कैन बी जीरो व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। मान लो कि डिस्प्लेसमेंट जीरो, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होगा वो मैंने आपको उधर भी बताया है कि आप घर से स्कूल गए, स्कूल से फिर घर आ गए, आपका पॉइंट सेम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो होगा। तो यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तब आपका जो वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा, ठीक है। हो सकता है कैन बी जीरो, ठीक है। अब fourth point, speed gives an idea of rapidity of motion of body, and velocity gives an idea about rapidity as well as position of body in motion। देखो स्पीड में हम सिर्फ कंसिडर स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, तो फोर्थ पॉइंट में भी वही कर है कि स्पीड में हम बस ये कंसिडर करेंगे कि वो किसी भी एक बॉडी का रैपिडिटी क्या है, उसका स्पीड क्या है। समझ रहे हो, स्पीड का मतलब तो आप जान ही गए, पर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो उस बॉडी का d/t क्या है वो स्पीड से जानेंगे। लेकिन वहीं पे अगर एक बॉडी है और बता रहे हैं कि 2 किलोमीटर के स्पीड से अभी वो हॉस्पिटल जहाँ है वहाँ पे है, 2 किलोमीटर के स्पीड से हॉस्पिटल के पास है वो बॉडी, और अभी भी 2 किलोमीटर के स्पीड से जा रही। तो ये जो मैंने अभी बोला ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी में पोजीशन भी बताता है, किसी भी बॉडी का पोजीशन बता रहा है कि वो कहाँ है। मैंने बताया हॉस्पिटल पे है और 2 किलोमीटर से जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी निगेटिव। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस जो होता है वो कांट बी नेगेटिव, वो डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं हो सकता क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। वैसे ही स्पीड में डिस्टेंस का जिक्र हो रहा है तो स्पीड भी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। वहीं पे वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी बोथ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यहाँ पे बोथ क्यों लिखें, तीनों हो रहा है ना जी, ठीक है। वेलोसिटी जो है वो किसी भी बॉडी का पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है, जीरो भी हो रहा है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता था,
पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में हमारा डायरेक्शन भी आता है और डायरेक्शन जहाँ पे आता है वो नेगेटिव में भी हो सकता है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तो होगा ही। ठीक है, अब हमारा एक कंसेप्ट है जो कि मैंने शुरू में बोला था जब मोशन पढ़ा रहा था, मोशन स्टार्ट किया था, उस समय बोला था कि एक यूनिफॉर्म मोशन होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ये क्या होता है जी? तो यूनिफॉर्म मोशन उस बॉडी को कहते हैं जो कि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। नहीं समझ में? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बॉडी सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट्स वेलोसिटी डजंट चेंज। वेलोसिटी डजंट चेंज का मतलब देखो, ये एग्जैक्ट अगर आप लिखा था ना यूनिफॉर्म मोशन, अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, एंड एग्जैक्ट सेम अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन देन इट्स वेलोसिटी डजंट चेंज। अगर आप ये एग्जैक्ट लिखते हो फिर भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि लाइन ही पूरा एनसीईआरटी से उठाई गई है इस नोट्स में। ठीक है, body is said to be in uniform motion when its velocity doesn't change। velocity doesn't change कहने का मतलब कि velocity जीरो है। v इक्वल्स टू क्या है? v इक्वल्स टू क्या है? v इक्वल्स टू जीरो है। तब हम लोग कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। वेलोसिटी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ा था एस बाई टी। अब एस बाई टी क्या होता है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, एस मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, टाइम का मतलब तो आप पता ही है टाइम होता है। एस मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है? एस बाई टी डिस्प्लेसमेंट का बनता है। और जो वेलोसिटी होता है अगर वो जीरो है तब कह सकते हैं कि मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है। वहीं पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इसी का उल्टा हो जाएगा कि वेलोसिटी अगर चेंज कर रहा है टाइम के साथ तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट्स वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम। ठीक है, समझ गए? समझ गए, चलिए समझ गए आप, बहुत समझदार हो। ठीक है, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। इम्पोर्टेंट फार्मूला चैप्टर मोशन जो कि 9th का ऑब्वियसली बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है, मैंने आपको शुरू में बताया। तो इसमें कुछ, इसमें बहुत बहुत है यार, फार्मूला बहुत है। मैंने दो ही यहाँ पे सोचे, आगे भी है, आगे भी है। ठीक है, ट्रांसलेशन और भी बहुत सारे नीचे है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट फार्मूला में दो ऊपर मैंने अभी स्पीड और वेलोसिटी आपको बताया कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। तो स्पीड का ही एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल दिया। ठीक है, हम लोगों ने मैथ में पढ़ते आया है कि किसी भी चीज़ का एवरेज कैसे निकालते हैं, कि टाइम, कितना टाइम है उसको जोड़ देते हैं और उसी को कितना टाइम से, जैसे 2 टाइम से और क्या क्या वैल्यू है वो जोड़ देते हैं। नहीं समझ आया? मैथ में आप लोगों ने एवरेज निकालना सीखा होगा। सेम कंसेप्ट है यहाँ पे एवरेज स्पीड के साथ। क्या है? एवरेज स्पीड के साथ सेम हम लोगों का वही है कि यहाँ पे स्पीड आ जा रहा है क्योंकि आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं। तो एग्जांपल में देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, एग्जांपल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या देख रहे हैं, d1 प्लस d2 प्लस d3 बाई d1 प्लस d2 प्लस d3। ये क्या है जी? इसको डायग्राम से थोड़ा सा बताते हैं। ठीक है, देखो एवरेज स्पीड के लिए डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। पॉइंट रेड से लेते हैं, दिख नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। एवरेज स्पीड निकालना। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक चले फिर रुक गए। ठीक है, यहाँ पे एक दुकान है, समझ लो यहाँ पे एक दुकान है। ठीक है, फिर रुक गए, फिर यहाँ से यहाँ तक चले, यहाँ रेस्टोरेंट आ गया, खा पी लिए, फिर यहाँ से यहाँ तक चले और चलो इस बार पहुँचा ही देते हैं, क्या बार बार रुके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम लोगों हमने देखा ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे
D1 के नाम से, ये क्या है D1। वहीं पे यहाँ से यहाँ पे है डिस्टेंस 2 है, ठीक है। D मतलब डिस्टेंस होता है, तो ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा D3, ठीक है। तो ये D1 D2 D3 हो गया। वहीं पर ये जो डिस्टेंस है D1 डिस्टेंस है, यहाँ ये जो D1 डिस्टेंस है, इसको कवर करने के लिए हमारा जो टाइम लग रहा है वो T1 लग रहा है। D2 को डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए T2 लग रहा है, टाइम 2 लग रहा है, और डिस्टेंस 3 को ट्रेवल करने के लिए टाइम 3 लग रहा है। ये सब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, आप कुछ भी मान लो ना, ठीक है, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो ये होता है, क्या होता है, ये D1 D2 D3, T1 T2 T3, और ये सारे डिस्टेंस को एक साथ जोड़ दिए, और ये सारे टाइम को एक साथ जोड़ दिए। तो ये सारा डिस्टेंस को जो एक साथ जोड़े हैं, इसी को बोलते हैं, देख सारे डिस्टेंस को एक साथ जोड़े, तो इसको क्या बोलेंगे कि टोटल डिस्टेंस हो गया, वैसे टोटल टाइम हो गया। अगर सारे टाइम को जोड़ दिया तो यहीं पे आ जाता है हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, दैट इज व्हाट, दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम, ठीक है। वैसे ये एवरेज वेलोसिटी होता है सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज। यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है जहाँ तक आप लोग ने पढ़ा है आज से पहले भी, ठीक है। क्या पढ़ा है आप लोगों ने कि सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज नंबर ऑफ वेलोसिटीज पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3 वही कंसेप्ट रहेगा, और कितना भी है, 3 भी है ना, तो 3 ले लेंगे। अगर हमने 5 वेलोसिटी दिया हुआ है, एक बॉडी मूविंग बॉडी का 5 वेलोसिटी दिया हुआ है, तो हम लोग उस समय 5 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, समझ रहे हो। अगर वहीं पे 5 रहता, वहीं पे अगर 5 रहता, तो यहाँ पे जो 3 है उसके जगह पे 5 लिखते, और V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 V5 आगे V5 तक रहता, ठीक है। ये कहाँ से आ गया, हटो 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 हटो, चलो हट गया। चलो आगे का कुछ फार्मूला देखते हैं, जो कि एक्सेलरेशन फार्मूला इसमें भी है आगे। एक्सेलरेशन पढ़ते हैं पहले। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity with respect to time is called acceleration. Acceleration is the rate of change of velocity with respect to time is called acceleration. Acceleration का मतलब होता है कि velocity का change दो को, जैसे कि हम लोगों ने देखा ऊपर V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई 3 क्या देते हैं, एवरेज वेलोसिटी देता है, ठीक है। तो वहीं पे एक्सेलरेशन में क्या होता है कि वेलोसिटी का चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि A इक्वल्स टू V माइनस यू बाई टी, ठीक है। ये आप लोगों को याद होगा, ठीक है। तो A इक्वल्स टू V माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पे जो V माइनस यू है ना, ये क्या है, ये है हमारा क्या क्या है, V माइनस यू जो है, यहाँ पे हम लोगों के पास V माइनस यू है, वो क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी है। किसी भी चीज़ का चेंज या फिर डिफरेंस कैसे निकालते हैं, माइनस करके। तो हमारा यू क्या है, ठीक है। यू मतलब होता है इनिशियल पॉइंट, और भी का मतलब होता है फाइनल पॉइंट, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कंसिडर किया गया है, और यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर किया गया है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी बाई टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, मतलब डिवाइडेड बाई टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। यहाँ पे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमेशा फाइनल वेलोसिटी से ही, जैसे कि छोटा जो बड़ा वाला वैल्यू होता है उससे हम छोटा वाले वैल्यू को माइनस करते हैं, छोटा वाला से बड़ा को करेंगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा। ऐसा कभी कभी होता है कि ऐसा होता है क्या, भी बड़ा हो जाए और इनिशियल पॉइंट छोटा हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज ऑफ वेलोसिटी बाई टाइम होता है।
एक्सेलरेशन का अगर थ्योरेटिकल फार्मूला देखें तो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, जो कि यहाँ पे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है v माइनस बाई टी, ठीक है। ये होता है एक्सेलरेशन। हैपेंस ओनली इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तभी एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि उसमें वेलोसिटी चेंज होती है। अदरवाइज इन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन जीरो होता है, क्योंकि वेलोसिटी डजंट चेंज। हम लोगों ने देखा था कि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी जो होता है वो जीरो हो सकता है, लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसमें वेलोसिटी चेंज होते रहता है, जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको दिया। अगर आपको नहीं समझ आ रही है ना तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस लाइन को पढ़िए। हमने इसी नोट्स को इसलिए कंसिडर किया है इस वीडियो के लिए क्योंकि इस नोट्स का हर एक लाइन आप खुद पढ़ के समझ सकते हो, उतना आसान है, समझे, उतना आसान है ये नोट्स, ठीक है, बहुत ही आसान है। संदीप महेश्वरी का वो देखे हो, आसान है, ठीक है, नहीं देखो तो देखना कभी, मजा आएगा। अभी थोड़ा सा और टॉपिक है हम लोगों के पास, पेज नंबर 7 में है और 10 पेज का नोट्स है, ठीक है। देखो एक्सेलरेशन हम लोगों ने देखा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम होता है। वहीं पे इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझे, नहीं समझे। एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहने का मतलब वेलोसिटी मीटर में ही कंसिडर की जाती है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट होते हैं और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होता है मीटर, तो मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी का टाइम इनिशियल वेलोसिटी का टाइम दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ पॉइंट है एक्सेलरेशन से रिलेटेड कि एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी का बात कर रहे हैं, वेलोसिटी का, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, जो एक्सेलरेशन होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगला पॉइंट है कि एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नेगेटिव व्हेन इट इज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी का ईस्ट की तरफ डायरेक्शन है तो एक्सेलरेशन भी अगर ईस्ट की तरफ हो रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन वहीं पे एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तब वो नेगेटिव हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अगर नहीं समझ रहे हो तो वीडियो पॉज करो, पढ़ो, ठीक है। लास्ट में आपका कोई काम नहीं देगा, ना आपका टीचर, ना मैं, ना ही कोई और। अगर आप खुद से समझ रहे हो, खुद से लाइन पढ़ रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगला टॉपिक, अगला पॉइंट सॉरी क्या है, निगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नेम्ड एज रिटार्डेशन और डिसलेशन। तो ये आपको याद करना होगा कि अगर एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं आप किसी भी न्यूमेरिकल में और एक्सेलरेशन निगेटिव आ रहा है तो उसे रिटार्डेशन भी बोलते हैं या डिसेलरेशन भी बोलते हैं। डिसेलरेशन एक्सेलरेशन का उल्टा, डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, ठीक है। अगला पॉइंट है एक्सेलरेशन का, एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ थ्रू विथ यूनिफॉर्म स्पीड। एन ऑब्जेक्ट, देखो हमको भी समझ नहीं आ रहा है तो फिर से पढ़ रहे हैं लाइन को, एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ through which uniform speed is always said to be accelerated as it changes its direction very every moment, ठीक है। यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है हम लोगों के पास, यहाँ पर जो बड़ी मूव कर रही है हमेशा, वो हमेशा अपना क्या चेंज कर रही है, स्पीड को, और वो यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड चेंज नहीं कर रही है, स्पीड यूनिफॉर्म है। यहाँ पे अगर 5 किलोमीटर का स्पीड से तो यहाँ भी 5 किलोमीटर का स्पीड से, और ये हमेशा एक्सेलरेटेड बॉडी कहा जाएगा। ये एक एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंजेस एवरी मोमेंट।
ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है ना, क्योंकि सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ है तो डायरेक्शन चेंज होगा ही। ठीक है। अब एक्सेलरेशन का दो पार्ट होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ body changes by equal amount in equal time interval, acceleration is said to be uniform motion of freely falling body। ठीक है। when velocity of body changes by equal amount, वेलोसिटी जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म तब कहलाएगा जब एक वेलोसिटी किसी भी बॉडी का वेलोसिटी चेंज कर रहा है इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब उसे उस एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। जैसे कि फ्री फॉलिंग बॉल। ठीक है। फ्री फॉलिंग बॉल का एग्जांपल यहाँ पे देने का मतलब ये एक हाइट एच है। ठीक है। यहाँ पे एक फ्री फॉलिंग बॉडी है, इसको नीचे की तरफ फेंका जा रहा है तो यहाँ पे आ जा रहा है नीचे ग्राउंड लेवल पे। तो यहाँ पे जो ये है ये एग्जांपल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है। यहाँ पे एक सेम वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, वेलोसिटी और स्पीड थोड़ा सेम होता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये बोल रहा था कि वेलोसिटी वेलोसिटी और स्पीड जो होता है वो बहुत हद तक सेम होता है, क्योंकि दोनों का एक ही है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का चक्कर है थोड़ा सा, और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, ये सब आप लोग को पता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी जो है वो क्या है, जीरो है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज कर रहा है इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब वो एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यहाँ पे मैंने फ्री फॉलिंग बॉडी का भी एग्जांपल दिया। ठीक है। ठीक है। चलो यहाँ पे अब देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो ये दोनों का डिफरेंशिएशन याद कर लेना, क्योंकि आते हैं ऐसा क्वेश्चन कि डिफरेंशिएशन बिटवीन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसका जो 1-2 मार्क्स का ही रहता है बेसिकली, तो दोनों का डिफिनेशन लिख दोगे और एक का एग्जाम्पल दे दोगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वेलोसिटी अगर चेंज कर रहा है तो उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। वहीं पे अगर व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम तो हमेशा इक्वल ही होगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी देखा कि टाइम सबको एक नज़रिए से देखते हैं, तो सबके लिए टाइम क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन हमारा जो अमाउंट है, हमारा वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो वेरी कर सकता है, इसलिए हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देखा। और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या देख रहे हैं कि अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। एक्सेलरेशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे ऑफ होगा, यहाँ पे इफ नहीं होगा, ऑफ होगा। ठीक है। थोड़ा सा इतना वास्ट नोट्स बना रहे हैं कोई भी टीचर है तो थोड़ा सा गलती होती है यार, कोई बात नहीं। ठीक है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ठीक है, लास्ट टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजीएस्ट टॉपिक। ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ही आपका जो मोशन का ये होता है, फार्मूला होता है, उसे डेरिवेशन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपका क्वेश्चन आ सकता है। आपके एग्जाम में आएगा कि डिराइव द फार्मूला ऑफ क्या
जैसे कि भी इक्वल्स टू ए प्लस टी होता है, तो ये सबका बोलेगा कि दिस फार्मूला अकॉर्डिंग टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस नोट्स में जो भी टीचर ये प्रोवाइड कर रहे हैं वो उतना डिटेल, उतना डीप नहीं समझाए हुए हैं, ठीक है। इसके लिए आप किसी और टीचर का वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे, ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा संजीव पांडे सर का, जो कि एडियो मंत्रा चैनल पे पढ़ाते हैं, ठीक है। या फिर आप लोग रीस्टार्ट विथ मोशन करके एक चैनल है, जो कि हाल ही में नया चैनल है, मोशन का चैनल है, जो एनवी सर का मोशन कोटा में है वो, और जो एडियो मंत्रा का संजीव पांडे सर है, वो दोनों कोलैब करके एक नया चैनल बनाए हैं। उस पर एक है हमारे वन लेजेंडरी टीचर ऑफ फिजिक्स, उनके बहुत ही तगड़ा वाला कंसेप्ट देते हैं, तो उनका वीडियो जाके आप देख सकते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोशन के लिए, या फिर पूरा चैप्टर मोशन के लिए, और आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पे जो ये टीचर हम लोगों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया है ना, ये बहुत ही आसान तरीके से बताया है। देखो फॉर अ बॉडी एट रेस्ट, हम लोगों को पहले भी पता है ये सब ग्राफ क्या ही है, लुल्लू पुचो वाला ग्राफ है कि जो एक्स एक्सिस पे टाइम होता है, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होता है, ठीक है, या फिर वेलोसिटी होता है, लेकिन टाइम हमेशा नीचे ही रहता है, ठीक है। टाइम हमेशा नीचे वाले एक्सिस पे रहता है, एक्स एक्सिस पे, और जो भी कुछ का कंपेरिजन है वो ऊपर रहता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, देखो dt टाइम ग्राफ जिसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये हो गया, ऊपर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, नीचे टाइम ज़्यादा है। ये जो पहला ग्राफ है ये शो कर रहा है, ये जो पहला ग्राफ है ये शो कर रहा है रेस्ट में, क्योंकि जो बॉडी का कंडीशन है वो सीधे जा रहा है। यहाँ पे एक लाइन जा रहा है, कर्व लाइन है, कर्व नहीं है, पूरा स्ट्रेट लाइन है, जो कि ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन का हो जाएगा। और वहीं पे अगर ऐसे वैसे कैसे भी हो जाता है ऊपर, और साथ ही यहाँ पे कर्व दिखाया गया है, सिंपली कर्व ले लो, ठीक है। तो कर्व दिखाया गया है, ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है। वैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो रेस्ट में यहाँ पे बॉडी का जो होगा वो यहीं रह जाएगा, इसी पॉइंट पे रह जाएगा, इसलिए यहाँ पे कुछ शो ही नहीं किया, क्योंकि जीरो हो जाता है, ठीक है। रेस्ट जब होता है तो वेलोसिटी जीरो होता है, ठीक है। और वहीं पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो वहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम लोगों ने देखा था कि वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और डिस्प्लेसमेंट ही अगर जीरो हो जाए, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन है, और यूनिफॉर्म मोशन है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और टाइम जो भी हो, तो वैसे में कांस्टेंट वेलोसिटी जो हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। वैसे ही अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बात करें या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बात करें, तब हमारा जो वेलोसिटी होता है वो यूनिफॉर्मली चेंज होता है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चेंज होते रहता है। यहाँ पे वेलोसिटी अगर 5 है तो यहाँ पे वेलोसिटी 10 होगा, यहाँ पे वेलोसिटी 15 होगा, आगे आने वाले वेलोसिटी 20 होगा, वैसे ही आगे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आप लोगों को पता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वही है थोड़ा सा, ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में बताया है, जहाँ पे टाइम हमेशा नीचे होता है एक्स एक्सिस पे, मैंने आपको बताया। यहाँ पे फर्स्ट जो है यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो रेस्ट में है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, और एक्सेलरेशन जीरो होगा बिकॉज बॉडी इज एट रेस्ट, सो एक्सेलरेशन ऑल्सो रेस्ट, ठीक है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, और जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे इसी पॉइंट पे बॉडी होगा, जो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बॉडी होगा, ठीक है, यहाँ पे बॉडी होगा, यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये वाला लाइन और ऊपर वाला लाइन यहाँ पे मीट कर रहे हैं, दैट इज़ वहाँ पे बॉडी होगा, और बॉडी जीरो रेस्ट में है, जीरो होगा, इसलिए जो रेस्ट है स्पीड है वो जीरो होगा, इसलिए एक्सेलरेशन जो है वो भी जीरो होगा, ठीक है, ओके। और वहीं पे यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन का क्या होगा कि जीरो ग्राफ, बिकॉज बॉडी हैज़ कांस्टेंट वेलोसिटी एज ए इक्वल्स टू जीरो। हमारे जो एक्सेलरेशन में हम लोगों ने वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ पढ़ा, तो एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन जब होता है तो वेलोसिटी जीरो होता है, इसलिए एक्सेलरेशन भी होगा वो जीरो होगा। देखो ये सब बात उतना आपको अभी समझ नहीं आ रही होगी अगर आपने इस टॉपिक को आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि अधिकतर स्कूल का जो टीचर होते हैं वो इस टॉपिक को नज़रअंदाज करके आगे चले जाते हैं, और कुछ टीचर बताते भी हैं तो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो इसे क्लियर करने के लिए वही यूट्यूब पे किसी टीचर का अच्छे टीचर जो आपको आपके वाइब मैच कर पाए जिस टीचर से, उसको फॉलो कीजिए और देख लीजिए, मज़ा आएगा, और मज़ा आएगा, ठीक है, समझ में आएगा, ठीक है। अगला है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या हो, कैसे होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का यूनिफॉर्मली होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट होगा। यहाँ पे अगर 5 है तो आगे भी 10 होगा, आगे 15 होगा, मतलब 5-5 का इंटरवल होगा। ये सब आपको तब समझ आएगा जब ये चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे रिवीजन करा रहा हूँ, और रिवीजन वन शॉट में कराना, आधा घंटा 45 मिनट में कराना, मोशन चैप्टर का आधा घंटा 45 मिनट में कराना, ये एक डिफ़िकल्ट काम है, ठीक है। और नहीं होगा ना यार, मोशन इतना वास्ट चैप्टर आप आधे घंटा या फिर 45 मिनट्स में नहीं करा सकते, ठीक है। मैं यहाँ पे
मेनली कुछ कुछ टॉपिक पे ज़्यादा अच्छे से बात कर रहा हूँ। ये वीडियो अगर आप देख लेते हो, हमारे ये जो वीडियो देख रहे हैं ये पूरा देख लेते हो, तो आपको समझ में कुछ मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको अंडरस्टैंड में आ जाएगी। उसके बाद अगर आप अपने बुक को लाइन बाय लाइन भी पढ़ोगे तो आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका गारंटी मैं लेता हूँ। और कुछ टॉपिक होते हैं जैसे कि यहाँ पे डेरिवेशन यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, ठीक है। इस नोट्स में डेरिवेशन नहीं दिखाया गया फार्मूला का, तो वो उसके लिए आप दूसरा वीडियो देख लो। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए भी दूसरा वीडियो देख लो, क्योंकि ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो किसी से समझो। ये आप खुद से पढ़ के नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो खुद से क्या ही समझोगे, ठीक है। अगर समझ आ रहा है तब तो कुछ भी समझ सकते हो। अगर समझ आ रहा है तो अभी मैंने जो भी आपको बताया वो समझ में आया होगा, ठीक है। काइनेमेटिक्स पढ़ना है, काइनेमेटिक इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज न्यूमेरिकल्स जो होते हैं इस चैप्टर के या फिर ग्रेविटेशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, ये सारे इसी 3 फार्मूला पे डिपेंड करता है। कौन से 3 फार्मूला? ये v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा। देखो, डेरिवेशन ऑफ दिस काइनेमेटिक इक्वेशन बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल मेथड से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली आस्क्ड इन डायरेक्टली इन 5 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से डेरिवेशन किया गया है इस नोट्स में। मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए दूसरा किसी का देख लीजिएगा, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए भी आप इस नोट्स को फॉलो कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, नोट्स को खुद से कीजिए, ठीक है। क्योंकि इसमें समझाने वाला कुछ है ही नहीं, खुद समझ जाइएगा। और नहीं समझ रहे हैं तो आप अपने बुक का लैंग्वेज पढ़िए, पक्का समझ जाइएगा, ठीक है। तो हमारा जो भी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, ये सब हम क्या बोल दिए भाई। अगर आप ये रिवीजन क्लास के जैसे देख रहे हो तो आपको सब समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे भी क्या है, यू क्या है, टी क्या है, एस क्या है, ठीक है। ये सारे टॉपिक आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पे देखो, मैं एक बार ऐसे बता देता हूँ बोल के, ठीक है। बता देता हूँ, क्योंकि देखो भी जो होता है वो अबे देखो, यहाँ पे जो भी होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी, और यू जो होता है वो होता है, कहीं देखो, आप पेन लो, एक पेपर लो और इसे नोट करो अगर आपको नहीं पता है। देखो, भी इक्वल्स टू, भी जो होता है इस सारे फार्मूला तीनों में जहाँ भी है, जहाँ भी एस है, वो सारे का मतलब मैं बता रहा हूँ। भी जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी होता है, यू जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है, टी जो होता है वो टाइम होता है, और ए जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। वैसे इस सेकेंड इक्वेशन में एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम है, हाफ ए टी स्क्वायर, ए क्या है एक्सेलरेशन, टी क्या है टाइम है, टी का स्क्वायर है, ठीक है। वैसे ही थर्ड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी मतलब भी है, भी फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, और टू मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ए मतलब एक्सेलरेशन, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। यही है हमारा क्या, काइनेमेटिक इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसे आप लोग देख लेना, नोट्स डाउनलोड करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर कहीं से डेरिवेशन भी देख सकते हो किसी और टीचर। तो अब पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है जो भी होता है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन जो होता है, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो, ये लाइन को आप लोग समझो। एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है और यूनिफॉर्म स्पीड से कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, उसी को कहते हैं सर्कुलर मोशन। ये डेफिनेशन है, याद कर लो, एग्ज़ाम में अगर आए तो लिख देना। अब अगला पॉइंट है, बॉडीज इन सर्कुलर मोशन कैन नेवर हैव कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी जो होता है वो डायरेक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मैंने आपको बताया है। तो
जो डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी हमेशा चेंज होगा, बिकॉज एट एवरी इंस्टेंट इट चेंजेस डायरेक्शन, ठीक है, वही बात है। लास्ट पॉइंट है द स्पीड कैन बी सेम, स्पीड जो है वो सेम हो सकता है लेकिन डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है, बट सिंस डायरेक्शन चेंजेस वेलोसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा चेंज कर रहा है, ठीक है, डायरेक्शन क्या कर रहे हैं, हमेशा चेंज कर रहा है, ठीक है। ये है हमारा सर्कुलर पाथ, ठीक है। यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट, ये तो मतलब एक ही ऑब्जेक्ट है जो कि बार बार आगे पीछे एक ट्रेवल कर रहा है एक सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ पे जब ट्रेवल कर रहा है तो इसका जो इसका जो क्या है वेलोसिटी है वो हमेशा चेंज कर रहा है, कांस्टेंट नहीं हो रह पाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ V1 एंड V2 इज सेम बट डायरेक्शन आर डिफरेंट। देखो V1 और V2 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो सकता है, सेम है भी, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। देखो V1 जो है ये इस साइड जा रहा है और V2 इस साइड जा रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज है, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं कि वेलोसिटी जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है, कांस्टेंट नहीं होता है, समझ गए। तो यही था आपका ये चैप्टर। टिल देन स्टे कनेक्टेड, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।